बहुत सारे बच्चों को ना मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब नहीं पता। तो मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब बहुत ही इजी मतलब है, लेकिन तुम्हारा भी फायदा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूं, तुम्हारा भी फायदा है। ठीक है, क्योंकि तुम जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मेरी इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। अब आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, इमेज आपकी 6.67 सेंटीमीटर और यहाँ पे प्लस है, यानी कि जो इमेज है वो मिरर के राइट साइड बनेगी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। तो जैसे कि आप जानते हो यार, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपके ना जो सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो रिलीज हो चुके हैं, और मैंने आपको इस वीडियो में एक प्रॉमिस भी किया था कि हमारे इस चैनल के ऊपर जितने भी आपके सब्जेक्ट है ना, सभी सब्जेक्ट के जो सैंपल पेपर है उनके जो सॉल्यूशंस है वो हम इस चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो जैसे कि आप जानते हो, इस चैनल के ऊपर मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूं, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको साइंस के जितने भी फिजिक्स वाले क्वेश्चन है ना, उनका जो सोल्यूशन है वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज यार वीडियो को पहले लाइक कर देना, क्योंकि मैं जब पढ़ाने लगता हूं ना, फिर मैं आपको ये लाइक शेयर सब्सक्राइब ये बोलता नहीं हूं। ठीक है, तो जितनी भी चीजें ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप पहले ही कर दो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो आप जैसे कि जानते हो, आपका ये जो पेपर है साइंस वाला, ये आपका टोटल 80 नंबर का होगा, और ये जो पेपर है इसमें आपको इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम मिलेगा। और साइंस सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट कोड है वो है आपका 086। ठीक है, ये सब्जेक्ट कोड देखना बहुत जरूरी है। और ये जो सैंपल पेपर है ये आपका 2023 से लेके 2024 वाला जो सेशन है, जो बिल्कुल लेटेस्ट सेशन है, उसका सैंपल पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं, और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको पता है कि इस पेपर के अंदर आपके टोटल 39 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि आपके टोटल 5 सेक्शन के अंदर बटे होंगे। टोटल 5 सेक्शन होंगे, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 39। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी के सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाओगे और आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। और हाँ, चॉइस आपको जरूर मिलेगी। आपको जैसे कुछ क्वेश्चन के अंदर है ना, आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से आपके पास चॉइस होगी कि आप उन दोनों में से कोई एक कर सकते हो अपनी पसंद का, लेकिन उन दोनों में से ना कम से कम एक करना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक भी नहीं किया और आपको नंबर मिल गए, ऐसा नहीं होगा। उन दोनों में से आपको एक करना पड़ेगा। जो पहला सेक्शन है सेक्शन ए, इसके अंदर टोटल आपको 20 एमसीक्यू वाले क्वेश्चन मिलेंगे। सेक्शन बी जो है, इसके अंदर आपको 6 वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन मिलेंगे। और जो तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी, इसके अंदर आपको टोटल 7 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो सेक्शन डी है, इसके अंदर आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चंस मिलेंगे। और जो सेक्शन ई है, जो आपका लास्ट सेक्शन है, इसके अंदर आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, तो आपके पूरे पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरीके से होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं एक स्माइल के साथ। तो देखो यार, क्वेश्चन नंबर 13 जो कि आपका फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। देखो ध्यान से देखना, कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। तो कन्वेक्स मिरर है, और इस कन्वेक्स मिरर के आगे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, वो आपकी कहां पे बनेगी और किस तरीके से बनेगी वो आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है। तो देखो यार, जब भी कन्वेक्स मिरर की बात होती है ना, कन्वेक्स मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनती है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनती है, और जो इमेज बनेगी ना वो आपकी वर्चुअल भी होगी। ठीक है, ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखना। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। बिहाइंड द मिरर एंड इट्स पोजीशन वेरीज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी कि देखो, आपकी है ना मिरर के पीछे तो बनेगी, और किस टाइप की बनेगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, ये बात ध्यान रखना। और वर्चुअल जो इमेज होती है वो आपकी इरेक्ट भी होती है। एक तो बिहाइंड द मिरर बनेगी, ठीक है, दूसरा वर्चुअल बनेगी, और आपको पता है जो इमेज आपकी वर्चुअल होती है वो आपकी इरेक्ट भी होती है। ठीक है, अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपका मैंने कन्वेक्स मिरर ले लिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मान लो जो ऑब्जेक्ट है, हम फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो इसकी जो इमेज है वो ऐसे, जो लाइट रे है ऐसे टकरा के चली जाएगी। तो यहाँ पे एक तो ये, दूसरा ऐसे पोल से ले लेते हैं, ठीक है, टकरा के चली जाएगी। क्लियर? तो आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, राइट। तो आपकी जो इमेज है यहाँ बनेगी, यानी कि मिरर के पीछे बनेगी। अब देखो, ऑब्जेक्ट को अगर आप हिलाओगे तो आपकी जो इमेज है वो भी हिलेगी, राइट। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इमेज है वो आपकी हमेशा कहाँ बनेगी, पीछे ही बनेगी, मिरर के पीछे बनेगी। क्लियर एवरीवन? और जो इमेज है वो आपकी सीधी बनेगी, यानी कि इरेक्ट होगी, और इमेज जो है वो आपकी अपीयर टू मीट होगी, यानी कि जो लाइट रे है वो एग्जैक्टली में मीट नहीं कर रही हैं, वो बस अपीयर टू मीट है। इसलिए जो इमेज है वो आपकी वर्चुअल होगी और बिहाइंड द मिरर होगी। इसलिए ऑप्शन आपका जो डी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? चलो अगले फिजिक्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला फिजिक्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सेक्शन ए के क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, When light enters the atmosphere, it strikes on extremely fine particles which deflect the rays of light in all possible direction। देखो यार, आपको पता है जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जब हमारी लाइट ट्रेवल करती है ना एटमॉस्फेयर में से, तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी हैं और बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं। तो जब लाइट आपके उन डस्ट पार्टिकल से टकराती है तो वो जो लाइट है ना वो आपकी फैल जाती है हर डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमारा जो आसमान है वो किस कलर का दिखता है, ब्लू कलर का,
राइट आपको ये रीजन पता होगा ना कि आसमान जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल हैं और उन डस्ट पार्टिकल से जब आपकी लाइट टकराती है तो वो जो लाइट है वो आपकी फैल जाती है, और जो आपकी लाइट है वो 7 कलर से मिलके बनी है, और 7 कलर में से एक कलर आपका ब्लू कलर भी होता है, और ब्लू कलर है ना सबसे ज्यादा फैलता है, इसीलिए वो जो ब्लू कलर है वो पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो आसमान है वो हमें ब्लू कलर का दिखता है। तो ये जो लाइट डस्ट पार्टिकल से टकराती है और वो हर डायरेक्शन में फैल जाती है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमिना को बोलते हैं आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं गाइस? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखो स्कैटरिंग का मतलब ये होता है कि लाइट का हर तरफ फैल जाना। क्लियर एवरीवन? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। समझ में आया कि जब भी लाइट आपकी किसी चीज से टकरा के हर जगह फैल जाएगी तो उसे क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना आपका असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखना। जो असर्शन एंड रीजन वाले में क्या होता है, आपके पास है ना 2 स्टेटमेंट होती है और आपको बताना होता है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये आपको बताना होता है। तो पहली स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या बोला गया है? ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर, the deflection of the compass needle decreases when the magnitude of the current in the wire is increased। बहुत सारे बच्चों को ना मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब नहीं पता, तो मैग्नीट्यूड वर्ड का मतलब बहुत ही इजी मतलब है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो करंट की जो वैल्यू है ना वो अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या आपके कंपास का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट कम करेगा? नहीं। आपके देखो अगर आप करंट की वैल्यू बढ़ाओगे ना तो क्या होगा? करंट की जब वैल्यू बढ़ती है, जब आपका करंट इंक्रीज होता है तो करंट के साथ क्या इंक्रीज होता है? आपका मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होता है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड भी आपका इंक्रीज होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो आपकी जो कंपास की नीडल है वो बहुत ज्यादा हिलेगी, क्योंकि उस पर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। यानी कि जो कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन है, यानी कि जो कंपास की नीडल जो है वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाएगी, जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो आपकी गलत हो गई ना, राइट? ये तो गलत हो गई, क्योंकि इसमें ये बोला गया है कि जो कंपास नीडल की जो डिफ्लेक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, बट डिक्रीज तो हो ही नहीं रही ना। आपका करंट इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो आपकी इंक्रीज होगी, कंपास की नीडल जो है वो बहुत ज्यादा हिलने लग जाएगी। समझ में आया? यानी कि जो आपकी असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है ये आपकी रॉन्ग है। क्लियर एवरीवन? अगर करंट बढ़ेगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो जो आपकी कंपास की नीडल है वो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, बहुत ज्यादा हिलेगी जोर जोर से। ठीक है, तो आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 1 है ये आपकी क्या हो जाएगी? रॉन्ग। असर्शन आपका रॉन्ग है। अब दूसरी स्टेटमेंट जो रीजन वाली स्टेटमेंट है वो देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट नियर द कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द करंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। इसमें क्या बोला गया है कि अगर हम करंट को इंक्रीज करते हैं तो क्या आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी इंक्रीज होता है? बिल्कुल सही। अगर आप करंट को इंक्रीज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियसली बात है इंक्रीज होगा ना। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आपकी रीजन वाली स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, लेकिन जो असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है वो आपकी रॉन्ग है। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तो इसमें देखो क्या बोला गया है? द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ 3 मीडिया आर गिवन बिलो। देखो यार आपके पास है ना 3 मीडियम है, ए बी सी, 3 मीडियम है आपके पास। तीनों मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। ए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6, बी का 1.8 और सी का 1.5। और आगे क्या बोला गया है? ए रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम ए टू बी एंड अनदर रे इज ट्रेवलिंग फ्रॉम बी टू सी। ठीक है, देखो यार एक लाइट रे जो है वो आपकी ए मीडियम से बी की तरफ जा रही है, और दूसरी लाइट रे जो है वो आपकी बी से सी की तरफ जा रही है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोला गया है। इन विच ऑफ द 2 केसेस द रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। जिस बच्चे को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कंसेप्ट है ना वो पता होगा ना तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस चैप्टर को रटने की कोशिश कर रहा है, वो बच्चा कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके कंसेप्ट बेस्ड है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप है ना इस चैनल के ऊपर जो मेरे वन शॉट वीडियोज हैं प्लीज उनको देखिए, क्योंकि उन वीडियोज में मैंने जो आपकी चीज पढ़ाई है ना वो बिल्कुल कंसेप्ट बेस्ड पढ़ाई है। और आप अगर एक बार वो वीडियो देख लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं आपको जो पूरा फिजिक्स है ना वो ऐसे समझ आ जाएगा। इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज जाके आप इस चैनल वाले जो मेरे वन शॉट लेक्चर्स हैं प्लीज एक बार उनको देखिए, ताकि आपको पूरा जो सिलेबस है वो समझ आ सके। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चंस भी क्लियर नहीं होंगे। तो आपको देखो मैं कंसेप्ट समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है वैसे ये। तो देखो फॉर एग्जाम्पल 2 मीडियम ले लेते हैं। ऊपर वाला मान लो मीडियम ए है और नीचे वाला मान लो मीडियम बी है। ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है? 1.6, और बी का कितना दे रखा है? 1.8। तो ऑब्वियस बात है जो नीचे वाला मीडियम होगा इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका ज्यादा है, इसलिए नीचे वाला जो मीडियम है ये आपका डेंसर होगा और ऊपर वाला रेयर होगा, राइट? और आपको पता है जब भी लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो क्या होता है?
जब भी लाइट रे आपकी रेयर से डेंसर में जाती है तो जो लाइट रे है वो आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, राइट। तो लाइट रे जो है इसमें मुड़ेगी ना। देखो जैसे ये मान लो मैं नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल रे हो गई। और अब थोड़ा ध्यान से देखना, तो लाइट रे मान लो यहां से ऐसे आई, तो आपकी जो लाइट रे है ये आपकी सीधी नहीं जाएगी, ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्शन होगा, और ये लाइट रे जो है ये आपकी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। क्लियर, समझ में आया। ये वाला जो एंगल है ये आपका ज्यादा होगा, ये नीचे वाला एंगल कम होगा। क्लियर एवरीवन। तो आपकी जो लाइट रे है अगर ए मीडियम से बी में जाती है तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, कोई डाउट। अब सेकंड केस क्या बोला गया है कि अब हम क्या करेंगे, बी से सी में ट्रेवल करवाएंगे। अभी देखो मैंने ए से बी में करवाया, अब हम क्या करेंगे, अब हम बी से सी में करवाएंगे। तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, सारा इरेज कर देता हूं, ठीक है। आपको ए से बी का समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ऊपर वाला मीडियम बी ले लेता हूं और नीचे वाला मान लो सी ले लेता हूं, ठीक है। तो ऊपर वाला जो बी मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.8 है, क्लियर। और सी का कितना है, सी का है 1.5। अब मेरे को ये बताओ कौन सा रेयर है और कौन सा डेंसर है। तो मैंने अभी आपको बताया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो आपका डेंसर होता है, यानी कि ऊपर वाला डेंसर हो जाएगा और नीचे वाला रेयर हो जाएगा। नीचे वाला रेयर हो जाएगा क्योंकि नीचे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई डाउट हो तो ठीक है। चलो अब बताओ, जैसे मैं आपकी फॉर एग्जांपल नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है, ये मेरी नॉर्मल हो गई। और जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो आपकी जो लाइट है ना वो आपकी नॉर्मल से दूर भागती है, नॉर्मल से दूर भागती है। यानी कि ऐसे लाइट रे आ रही थी और ये ऐसे जाएगी, नॉर्मल से दूर भागेगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्लियर एवरीवन। तो क्वेश्चन में मेरे को ये बताओ क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द टू केसेस द रिफ्रैक्टिव रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि इनमें से कौन सी टुवर्ड्स द नॉर्मल है। तो जब आपकी ए से बी में जाएगी ना तब टुवर्ड्स द नॉर्मल है, और जब आपकी बी से सी में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। क्लियर एवरीवन, समझ में आया, कोई डाउट हो तो बताओ। पहला पार्ट समझ में आया इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले पार्ट पे चलते हैं। इन विच केस डज द स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। तो जब सेकंड मीडियम के अंदर जब लाइट एंटर कर रही है तो किसके अंदर जो लाइट की स्पीड है वो आपकी इंक्रीज हो रही है, बताओ। तो लाइट की स्पीड कब इंक्रीज होती है, जब आपकी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो। क्या हो, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल कौन से केस में है, ए से बी वाले केस में है या बी से सी वाले केस में है। तो आपके बी से सी वाले केस में अवे फ्रॉम द नॉर्मल है ना। यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कब इंक्रीज होगी, जब आपकी लाइट बी से सी में जाए तब आपकी जो लाइट रे की स्पीड है वो इंक्रीज होगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है, ठीक है ठीक है। काफी बच्चे कह रहे हैं कि भैया वेरी गुड, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार। इसी बात पे यार वीडियो को लाइक करो ना, चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार। अब देखो यार मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूं तो तुम्हारा भी तो फर्ज बनता है ना मुझे सपोर्ट करने का। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो बहुत सारे बच्चे ये सोचेंगे कि सब्सक्राइब करने से मेरा फायदा, ऐसा नहीं है। देखो फायदा है, नो डाउट मेरा फायदा है, लेकिन तुम्हारा भी फायदा है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ अपना फायदा देख रहा हूं, तुम्हारा भी फायदा है, ठीक है। क्योंकि तुम जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा, मेरी इस टाइप की जो वीडियोस है ना वो तुम्हें रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। और आपको पता है मैं पूरे साल आपको सपोर्ट करूंगा और आपके ना बहुत अच्छे नंबर लाने में सपोर्ट करूंगा। तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। क्लियर एवरीवन, तो आपको दोनों पार्ट जो है वो अच्छे से समझ आ गए, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। देखो यार ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ना कंसेप्ट पता होना चाहिए। जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है। तो हमने क्या किया, इस वायर के टोटल 3 इक्वल टुकड़े कर दिए, ठीक है। यानी कि पहला टुकड़ा ये मान लो, दूसरा टुकड़ा ये मान लो, तीसरा टुकड़ा ये मान लो। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक वायर के 3 टुकड़े करोगे तो क्या होगा, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो भी उसके भी 3 टुकड़े हो जाएंगे। यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर था, तो अब एक हिस्से का कितना हो जाएगा, r/3, इसका भी r/3 और इसका भी r/3। अगर देखो अगर आपने जो टुकड़े हैं वो इक्वल किए हैं तो तीनों का जो रेजिस्टेंस आएगा वो भी तो इक्वल आएगा ना। तो टोटल रेजिस्टेंस r था, अब एक टुकड़े का रेजिस्टेंस कितना हो गया, r/3 r/3 r/3। उसके बाद क्या बोला गया है कि इन तीनों टुकड़ों को ना
हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया। देखो यार, रेजिस्टेंस है ना आपका सीरीज के अंदर कनेक्ट होता है या पैरेलल में कनेक्ट होता है, इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि सीरीज का जो कंसेप्ट है वो अलग तरीके से चलता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अलग तरीके से चलता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके सीरीज में कनेक्ट किए जा रहे हैं या फिर पैरेलल में कनेक्ट किए जा रहे हैं। तो ये आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और आगे क्या बोला गया है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है जो कि R1 आएगा, ठीक है। हम पहले एक काम करते हैं, हम यही निकाल लेते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमें कैपिटल R1 निकालना है। कैपिटल R1 क्या है, मैं लिख लेता हूं। कैपिटल R1 जो है वो आपका टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपकी ये पैरेलल में कंबाइन कर दिए ना, उसके बाद उनका जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो आपका कैपिटल R1 है, ये हमें निकालना है। और आपको पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 इज इक्वल टू 1/, पहले पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो आप नीचे लिखोगे तो नीचे आएगा आपका R/3 प्लस, अब दूसरे पार्ट का रेजिस्टेंस भी R/3 है तो यहां पे भी R/3 प्लस तीसरे पार्ट का रेजिस्टेंस जो कि R/3 ही होगा, क्योंकि तीनों पार्ट का जो रेजिस्टेंस है वो आपका इक्वल है। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा। और आपको पता है जब फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन हो ना तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/R1 इज इक्वल टू 3/R प्लस 3/R प्लस 3/R, ये आपका आ जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो क्या होता ना, जब आपका डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन हो ना, देखो न्यूमरेटर तो 1 है और इसका डिनोमिनेटर R/3 है, R/3 खुद से एक फ्रैक्शन है, तो जब आपका डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन हो तो उसका क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो यहां तक समझ में आया? क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। ठीक है, समझ में आया? ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं, इनको भी इरेज कर देता हूं। तो हमारा ये चीज आ चुकी है। अब इसको मैं यहां पे सोल्व करता हूं। तो 1/R1 इज इक्वल टू, अब देखो इसको हमें कैसे सोल्व करना है बताओ। सिंपल सी बात है, आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका R ही आ जाएगा, 3 + 3 + 3, तो 1/R1 इज इक्वल टू 9/R। तो इनका रेसिप्रोकल करोगे तो आप, मैं इसका रेसिप्रोकल यहां करता हूं यार, इधर उधर हो गया सामान, कोई बात नहीं। 1/R1 इज इक्वल टू 9/R। यहां तक हो चुका है, यहां तक कोई डाउट तो बताओ। ठीक है, ये चीज आ गई। अब इसका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि हमें R1 की वैल्यू निकालनी है। तो R1 इज इक्वल टू आपका R/9 हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। तो जब आपकी ये जो 3 टुकड़े थे, इनको जब आप पैरेलल में कंबाइन करोगे तो आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/9 आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। तो R1 की वैल्यू कितनी आई, R/9। आगे देखो क्या बोला गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द रेशो। देखो अब रेशो निकालनी है, ध्यान से देखना। रेशो किसकी निकालनी है, R1/R। इसकी हमें रेशो निकालनी है। तो बहुत ईजी है, ध्यान से देखना। R1 की वैल्यू कितनी है, R/9 डिवाइड बाय, अब R की जगह तो R ही रख देंगे, ठीक है। तो अब पता है इस R के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। और आपका देखो ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है। तो जब आपका एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड हो रहा हो ना, तो क्या करते हैं, सिंपल सा बताता हूं कंसेप्ट, ध्यान से देखना, ठीक है। जब आपका ऊपर भी एक फ्रैक्शन हो, नीचे भी एक फ्रैक्शन हो, तो आप क्या करोगे, सबसे ऊपर वाली जो चीज है उसको सबसे नीचे वाली चीज से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो बीच वाली चीजें हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट्स इट। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको इरेज कर लेता हूं। तो आपका R1/R किसके इक्वल आएगा। तो अब देखो सबसे ऊपर वाली चीज क्या है, R, सबसे नीचे वाली चीज क्या है, 1, मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय बीच वाली चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 × R। R से R कट गया, तो आपका जो फ्रैक्शन वो कितना आ गया, फ्रैक्शन आ गया आपका 1/9। तो जो हमें फ्रैक्शन निकालना था R1/R, वो आपका कितना आ गया, 1/9। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट हो तो बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आपको कंसेप्ट पता होगा तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली कर लोगे। ठीक है, तो होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। ओके ओके, काफी बच्चे कह रहे हैं भैया समझ आ गया, चलो ठीक है, समझ आ रहा है ना यार। देख रहे हो गले तक पसीना आ गया है लिटरली। आज एक्चुअली मैं ना संडे वाले दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और संडे वाले दिन है ना ऑफिस बंद होता है, तो ऑफिस का जो AC है वो भी बंद है। एंड लिटरली मेरा ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं, अंदर से पूरी ये ब्लैक टी-शर्ट है इसलिए तुम्हें ना पसीना दिख नहीं रहा, लेकिन लिटरली पूरा ना, मतलब इधर से उधर से हर जगह से पसीना निकल रहा है। फिर भी देखो स्माइल है चेहरे पे, देखो फिर भी स्माइल है, समझ रहे हो। स्माइल के साथ फिर भी हम कंटिन्यू करेंगे। चलो अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका पिछले वाले क्वेश्चन का चॉइस है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 25 है इसके अंदर आपको चॉइस मिली थी। आपके सामने 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन ये था। इन दोनों में से कोई आपको एक करना था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है यार, मैं तो आपको दोनों ही करवाऊंगा, है ना। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखना। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे। आपको देखो एक डायग्राम दे रखा है जिसमें आपके पास सोलिनॉइड है
और इसकी सोलिनॉइड के चारों तरफ आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो आपको दिखा रखी है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आपको बताना है, इस डायग्राम को देख के आपको ये बताना है कि इस पूरे डायग्राम के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होगा। तो देखो यार, जब मैंने आपको मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला जो वन शॉट वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पे आपकी बहुत ज्यादा पास पास हो ना, वहां पे आपका मैग्नेटिक फील्ड हाई होता है, और जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर हो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कमजोर होता है, वीक होता है। समझ में आई बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ नहीं आ रखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरा जो वन शॉट लेक्चर है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का, तो प्लीज जाके आप एक बार वो वन शॉट लेक्चर देखिए ताकि आपको पूरा जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो अब इस डायग्राम में मेरे को ये बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पास कहां कहां पे है। एक तो यहां पे है और एक यहां पे है, राइट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया बीच में भी है ना, लेकिन देखो यार बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हम काउंट नहीं करते हैं, हमेशा सोलिनॉइड से बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमेशा काउंट होता है। तो अब इस सोलिनॉइड के अंदर वाला काउंट मत करो, सोलिनॉइड के बाहर बताओ कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां पे सबसे ज्यादा क्लोज है। तो एक तो आपको इस एरिया में दिख रही होंगी, एक यहां पे दिख रही होंगी। तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इन्हीं दो एरिया पे सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, और इन दोनों एरिया का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इक्वल होगा। ठीक है, समझ में आई बात? तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पे होता है? अराउंड द पोल्स। सोलिनॉइड के जो पोल है ना वहां पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक पोल आपका ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सोलिनॉइड के कौन से पार्ट में आपका मैग्नेटिक फील्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होता है तो आप क्या बोलोगे? पोल्स के पास। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी गई है, व्हाट हैपेंस टू मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स। अगर इस सर्किट का देखो, अगर आप देखोगे यहां पे बैटरी है, ये क्या है? बैटरी है, राइट। ये बैटरी है, राइट। तो ऑब्वियसली बात है बैटरी है, और जब सोलिनॉइड के अंदर से आपका करंट पास होगा तभी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना। अगर आप इस सोलिनॉइड में से करंट पास करोगे ही नहीं तो आपका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं। तो आपका इस सर्किट में से करंट तो पास हो रहा है, तो अगर इस करंट की जो डायरेक्शन है वो अगर मैं रिवर्स कर दूं, मान लो पहले करंट यहां से जाके यहां से आ रहा था, ठीक है, तो आपका इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था। लेकिन अब मैंने क्या किया, अब है ना जो करंट है वो इधर से आके इधर से निकल जाएगा। तो अगर मैंने आपके करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा? ऑब्वियस सी बात है, अगर आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो भी तो चेंज होगी ना। तो यस, अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी आपका रिवर्स हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया कंसेप्ट? तो आपके इस क्वेश्चन के अंदर ना टोटल आपसे दो चीजें पूछी गई थी। एक तो ये थी कि भाई इस सोलिनॉइड के कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो आप बताओगे अराउंड द पोल्स। और दूसरी चीज ये पूछी गई थी कि अगर मैं इस पूरे सर्किट के करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं तो आपके मैग्नेटिक फील्ड पे क्या असर पड़ेगा। तो अगर आप करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हो तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, पहला पार्ट देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू एयर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो यार, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लो, और आपको पता है एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है? 1 होता है। और अगर आप किसी भी मटेरियल का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हो तो वो हमेशा 1 से ज्यादा आता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखो यार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है आपके स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपकी अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, यानी कि देखो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और आपकी स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। तो आपके एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो बहुत ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम के अंदर होती है, उसके बाद एयर के अंदर होती है। तो यहाँ पे तो एयर की बात चल रही है तो एयर की बात करेंगे। तो एयर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1 होता है। अभी मैंने बताया ना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। लेकिन अब मैं मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ले लेता हूं, कांच का ग्लास ले लेता हूं, तो जो ग्लास है उस ग्लास के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ग्लास जो है वो हार्ड होता है, एयर जो है वो सॉफ्ट होती है, और जितनी ज्यादा हार्ड आप चीज लेते जाओगे, जैसे डायमंड ले लो, डायमंड आपका और भी हार्ड है, तो डायमंड के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो और भी कम हो जाएगी। तो ग्लास के अंदर तो कम है ही, डायमंड के अंदर और भी कम है। तो हमेशा एक बात याद रखना
कि एयर के अंदर सबसे ज्यादा आपकी स्पीड ऑफ लाइट होगी, बाकी किसी भी चीज के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो आपकी कम होती है, और जहां पे आपकी स्पीड ऑफ लाइट कम हुई वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो अब कांच के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कम है, तो कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका 1 से तो ज्यादा ही आएगा ना, बिल्कुल ज्यादा आएगा। तो कांच का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, 1.5 होता है, और डायमंड का तो बहुत ज्यादा होता है, डायमंड का तो करीब 2.42 तक चला जाता है। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट पे। स्पीड ऑफ लाइट अगर आपकी बढ़ेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, स्पीड ऑफ लाइट घटेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो ग्लास ले लो, डायमंड ले लो, लकड़ी ले लो, कुछ भी ले लो, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो हमेशा एयर के अंदर ज्यादा होती है, बाकी हर चीज के अंदर कम होती है, इसीलिए बाकी हर चीज का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी ज्यादा होगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। मैं ये सारा इरेज कर देता हूं, ठीक है। और अगर यार देखो कुछ भी डाउट है ना, कुछ भी अगर आपको कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है ना वो कमेंट के अंदर ही क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आप कमेंट के अंदर मेरे से बेझिझक पूछ सकते हो कि भैया हमें ये वाला क्वेश्चन का ये वाली चीज समझ नहीं आई, प्लीज बता दो, तो मैं कमेंट्स के अंदर आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। इन द फिगर बिलो ए लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू द सेमी सर्कुलर, देखो आपको डायग्राम दिख रहा है, और इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक लाइट रे आपके एक सेमी सर्कुलर प्लास्टिक के ब्लॉक के अंदर एंटर करती है। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि देखो यार ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया ये जो लाइट रे ये डायरेक्ट एंटर कैसे कर गई, आपकी जो लाइट रे है ये आपकी थोड़ी सी मुड़नी भी तो चाहिए थी ना, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर अगर लाइट जाती है तो आपने बताया था कि जो लाइट रे है वो अपना जो रास्ता है वो चेंज करेगी। लेकिन यहां पे ना एक बहुत ही तगड़ा कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, ये मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास है। ठीक है, यहां पे मैंने 2 मीडियम ले लिए, तो अब मेरी अगर लाइट रे ऐसे टेढ़े होके आ रही है तो नॉर्मल से नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, क्योंकि एयर जो है वो रेयर है, ग्लास जो है डेंसर है। राइट, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये बिल्कुल मैंने सही पढ़ा है। अब इसमें ना एक चीज और देखो, मैं इसके अंदर नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये मान लो नॉर्मल है। ठीक है, तो जो लाइट रे है अगर आपकी नॉर्मल के ऊपर ही आएगी ना तो ये अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी, तो ये अपना रास्ता चेंज नहीं करेगी। रास्ता कब चेंज होता है, जब लाइट रे आपकी नॉर्मल के ऊपर ना आए। जैसे अब लाइट रे नॉर्मल के ऊपर नहीं आई है, नॉर्मल से थोड़ी सी साइड में से आई है, तो ये ऐसे जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे आपकी नॉर्मल के ऊपर ही आ जाए तो बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। और इस टाइप की कुछ चीज है ना आपकी रिफ्लेक्शन के अंदर भी होती है। जैसे आपका मान लो ये मिरर है, ठीक है, तो मिरर के ऊपर अगर लाइट ऐसे आएगी तो ऐसे जाएगी। लेकिन अगर लाइट रे आपकी मिरर के नॉर्मल के ऊपर आ जाए, मान लो ये नॉर्मल है और जो लाइट रे है वो मान लो आपके नॉर्मल के ऊपर ही आएगी ना, तो नॉर्मल से ही वो वापस चली जाती है, ये आपको पता है ना। तो नॉर्मल का एक एक्सेप्शन होता है। ठीक है, अगर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल से लाइट रे आ रही है तो नॉर्मल से ही वो वापस चली जाएगी। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि अगर लाइट रे नॉर्मल पे आ रही है तो नॉर्मल से सीधा निकल जाएगी। तो वही सेम कंसेप्ट इस बार यहाँ पे लग रहा है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया यहाँ पे तो हमें कुछ नॉर्मल की तरह लग ही नहीं रहा। देखो यार, अगर आप इस फिगर को बहुत ज्यादा जूम करोगे ना तो आपको ना ये जो सरफेस है थोड़ा सा ऐसे दिखेगा, और इसके इस सरफेस के ऊपर अगर आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करोगे तो ये इसी लाइन पे बनता है। समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? तो यहां पे क्या है, एक्सेप्शन है, इसीलिए ये जो लाइट रही आपकी सीधी जा रही है। और आप रीजन में क्या लिख सकते हो, रीजन में आप ये लिख सकते हो कि भाई जब भी रिफ्रैक्शन के अंदर कोई लाइट रे आपकी नॉर्मल के ऊपर से ही ट्रेवल करे तो वो हमेशा सीधी निकल जाती है। इसीलिए इसमें जो लाइट रे है ये आपकी सीधी क्यों जा रही है, क्योंकि ये जो लाइट रे है ये आपके इस सेमी सर्कुलर प्लास्टिक ब्लॉक के ऊपर नॉर्मली पड़ रही है। क्लियर एवरीवन? ठीक है, समझ में आया? ओके, अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। कंप्लीट द रे डायग्राम ऑफ द अबव सिनेरियो व्हेन द लाइट रे कम्स आउट ऑफ द प्लास्टिक। ओके, देखो यार आपको ये डायग्राम दे रखा है और ये आपको पूरा करना है। इस बार क्या हुआ कि ये जो लाइट रे है ना, यहां से तो हमें पता चल गया कि सीधी निकल रही है, लेकिन इस बार क्या होगा कि ये जो लाइट रे है ये आपकी इस सेमी सर्कुलर प्लास्टिक के ब्लॉक से बाहर निकल रही है। तो ये जो प्लास्टिक का ब्लॉक है ये ऑब्वियस सी बात है डेंसर होगा, और बाहर क्या है, एयर है, और एयर क्या होती है, एयर आपकी रेयर होती है। तो जब भी आपकी लाइट डेंसर से रेयर के अंदर जाए तो क्या होता है, जल्दी बताओ। मैंने बताया था ना नॉर्मल से दूर भागती है, यानी कि ये जो लाइट रे है ऐसे जा रही थी, ये नॉर्मल से दूर भागेगी। क्लियर एवरीवन? और अब ये लाइट रे क्यों मुड़ी, यहां पे नहीं मुड़ी थी, लेकिन यहां पे क्यों मुड़ी, क्योंकि देखो अब ये जो लाइट रे है ये नॉर्मल के ऊपर नहीं है। अगर ये लाइट रे ऐसे नॉर्मल के ऊपर से जाती तो ये सीधी निकल जाती। समझ में आई बात? तो नॉर्मल के ऊपर अगर लाइट रे आएगी तो ही वो सीधी जाएगी, लेकिन इस बार देखो नॉर्मल इधर है और लाइट रे साइड में से आ रही है, तो ये नॉर्मल से दूर भागेगी। क्लियर एवरीवन? तो थर्ड पार्ट पता चला कि जब भी लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर में जाती है तो क्या होता है, लाइट रे मूव अवे फ्रॉम नॉर्मल।
क्लियर एवरीवन, समझ में आया? ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये तो मैंने समझाने के लिए यूज किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। तो देखो यार, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो आपको ना लॉ बताना है, और आपका ना हीटिंग के रिगार्डिंग एक ही लॉ है आपके सिलेबस के अंदर। कौन सा लॉ है वो? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये लॉ है आपके सिलेबस के अंदर, हीटिंग से रिलेटेड। क्लियर? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बताता है कि जो आपकी हीटिंग है वो आपकी टोटल 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला देखना, H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। इन 3 चीजों के ऊपर जो आपका हीटिंग है वो डिपेंड करता है। और ये 3 चीजें कौन कौन सी है? पहली चीज है आपका करंट, करंट, ठीक है। दूसरी चीज है आपका रेजिस्टेंस, और तीसरी चीज है आपका टाइम। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो आपकी पहली चीज क्या है? पहली चीज आपकी करंट है, यानी कि अगर आप करंट को इंक्रीज करते जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका वायर है वो और भी गर्म होगा। मान लो एक कोई पतला सा वायर है, इसके अंदर अगर आप बहुत ज्यादा करंट पास कर दोगे ना, तो ये जो वायर है ये ऑब्वियस सी बात है गर्म हो जाएगा ना। यानी कि अगर करंट इंक्रीज करोगे तो आपकी जो हीट है वो भी इंक्रीज होगी। यानी कि जो हीट है वो एक तो करंट के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा है रेजिस्टेंस। अगर आप एक ऐसा वायर ले लोगे जिसके अंदर है ना बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल जो हमारा हीटर होता है, जो हम सर्दियों में अपने हाथ गर्म करने के लिए यूज करते हैं, उस हीटर का जो वायर होता है ना, उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए जो आपका हीटर का जो वायर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो आपकी जो हीट है वो आपके रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। क्लियर एवरीवन? और तीसरा बहुत ही मेन फैक्टर आता है टाइम। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप फोन को चार्जिंग पे लगा के गेम खेल रहे हो, और अगर आप बहुत ज्यादा देर तक उस फोन में गेम खेलते रहोगे तो वो जो फोन है वो आपका गर्म होगा कि नहीं होगा? यानी कि जो फोन है वो भी हीट हो रहा है, उस फोन में से भी बहुत ज्यादा हीट निकल रही है, और जितनी देर आप उस फोन में गेम खेलते जाओगे वो फोन और भी गर्म होता चला जाएगा। यानी कि उस फोन के अंदर से बहुत ज्यादा देर तक करंट पास करे जा रहा है। इसीलिए ज्यादा टाइम तक अगर आप किसी चीज के अंदर से करंट पास करोगे तो वो जो चीज है वो और भी ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी। क्लियर एवरीवन? तो आपकी जो हीट है वो इन 3 चीजों पे डिपेंड करती है, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। क्लियर? चलो इनको इरेज कर देता हूं मैं। तो पहला पार्ट आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा कि जो हीट है वो 3 चीजों पे डिपेंड करती है, करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। चलो अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। आपको फैक्टर बताने हैं। अभी देखो पहले पार्ट में हमने बताया कि आपकी जो हीट है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। अब आपको सेकंड पार्ट में बताना है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो आपका किस चीज पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टेंस है ना आपके टोटल 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला आता है आपका लेंथ ऑफ वायर। वायर आपका जितना लंबा होगा ना उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, ठीक है। सेकंड आता है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब बहुत सारे बच्चों को ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आता। सिंपल भाषा में बताऊं कि आपका जो वायर है वो कितना मोटा पतला है, इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर आपका वायर मोटा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर आपका वायर पतला होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। और तीसरी चीज आती है आपकी नेचर ऑफ वायर। फॉर एग्जाम्पल मैं 2 वायर लेता हूं, एक आपका मान लो मैंने कॉपर का वायर ले लिया और दूसरा वायर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने टंगस्टन ले लिया। अब देखो दोनों वायर की जो लंबाई है वो भी सेम है, दोनों वायर एक ही जितने मोटे हैं, ठीक है। लेकिन एक वायर आपका कॉपर का बना है, दूसरा टंगस्टन का बना है, तो दोनों का जो नेचर है ना बस वो अलग है, बाकी लेंथ और एरिया वो सेम है। तो क्या होगा, टंगस्टन का जो रेजिस्टेंस है ज्यादा होगा, कॉपर का रेजिस्टेंस कम होगा। तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो आपके किस टाइप का वायर है, वो जो वायर है वो किस चीज से बना है इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। क्लियर? तो तीसरा कंसेप्ट क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल, यानी कि जो वायर है वो आपका किस चीज से बना है उस पर भी डिपेंड करता है। आप वायर लिख सकते हो या फिर आप मटेरियल भी लिख सकते हो, एक ही बात है। और फोर्थ चीज आती है आपके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे आपका जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड करता है, देखो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। अगर आपने मान लो कोई एक वायर है उसको मान लो आपने फ्रिज में रख दिया तो फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, अगर आप किसी वायर को गर्म करोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा, और अगर आप किसी वायर को फ्रिज में रख दोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो टोटल किन चीजों पे डिपेंड करता है, इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। तो इसमें देखो क्या बोला गया है, अनन्या रिस्पोंडेड टू दिस क्वेश्चन। ओके, अनन्या एक स्टूडेंट है जिससे क्वेश्चन पूछा गया कि आपके जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस आपने देखे होंगे जिसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्लग होता है ना वो 3 पिन वाला होता है, और कुछ आपने इलेक्ट्रिक बल्ब देखे होंगे जैसे बल्ब का जो प्लग होता है वो आपका
दो पिन वाला होता है। आपने देखा होगा ना, जैसे आपके फॉर एग्जांपल घर में कूलर होता है, कूलर हो गया, एसी हो गया, जो मतलब जैसे टीवी भी हो गया, ठीक है। तो जो बड़े बड़े अप्लायंस होते हैं उनका जो आपने प्लग देखा होगा तो वो 3 पिन प्लग होता है, 3 पिन वाला होता है। लेकिन जैसे आपके जो छोटी चीजें होती हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इसमें बोला भी गया है, तो आपने जैसे बल्ब ले लिया, तो बल्ब का आप देखोगे ना जो सॉकेट होता है वो 2 पिन वाला होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ अप्लायंस आपके 3 पिन के होते हैं और कुछ अप्लायंस आपके 2 पिन वाले होते हैं? ऐसा क्यों होता है? देखो, जो आपके बड़े अप्लायंस होते हैं उनमें आपका जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा फ्लो करता है, ऑब्वियस सी बात है, और उनमें ना इतना करंट फ्लो करता है कि वो एक इंसान की जान तक ले सकता है, ठीक है। इसीलिए वो करंट हमें ना लगे। जैसे आपका कूलर है, ठीक है, कूलर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जो कूलर है उसके अंदर आपका पानी भी होता है, राइट, और वो जो पानी है वो आपके कूलर की बॉडी के साथ टच में भी होता है। और अगर कूलर का कोई वायर उस पानी में टच हो जाए या फिर उस कूलर की बॉडी के टच हो जाए, और जब हम कूलर को ऑन करने जाएंगे तो हमें करंट लग जाएगा, राइट। तो वो करंट हमें ना लगे, क्योंकि कूलर के अंदर जब करंट पास होता है तो बहुत ज्यादा पास होता है और इतना पास होता है कि वो एक इंसान की जान ले सकता है। तो वो करंट हमें ना लगे, इसीलिए हम 3 पिन का यूज करते हैं। तो जो अप्लायंस जो बहुत बड़े होते हैं, जिनको चलाने के लिए बहुत ज्यादा करंट की जरूरत होती है, उनमें हमें 3 पिन यूज करनी पड़ती है, ताकि जो करंट है ना वो हमें ना लगे। अब देखो यार, मान लो कोई कूलर है, कूलर की बॉडी के गलती से कोई जो वायर है वो टच हो गया, अब हमें देख के थोड़ी पता चलेगा कि भाई इस कूलर के बॉडी में से करंट पास हो रहा है। वो तो जब हम टच करेंगे तब एकदम से हमें झटका लगेगा और हमारी जान भी जा सकती है। इसीलिए 3 पिन का यूज किया जाता है। अब जो एक एक्स्ट्रा पिन होती है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी अर्थिंग की। अर्थिंग में क्या होता है कि जो आपका एक्स्ट्रा करंट है ना, जो उसकी बॉडी में चला गया है, तो वो जो एक्स्ट्रा करंट है वो तीसरी पिन के थ्रू अर्थ में चला जाता है। और अगर हम ऐसे कूलर के हाथ भी लगाएं जिसकी बॉडी के जो वायर है वो टच हो चुका है, तो ऐसा नहीं होगा कि हमारे झटका नहीं लगेगा, हमें झटका लगेगा, बिल्कुल करंट लगेगा, लेकिन इतना नहीं लगेगा कि हमारी जान चली जाए, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कुछ करंट लगने पे क्या होता है कि इंसान है ना एकदम से पीछे ऐसे झटका मारता है करंट, और कई बार आपने देखा होगा कुछ करंट ऐसे होते हैं जो इंसान को पकड़ लेते हैं, इंसान है ना वायर छोड़ ही नहीं पाता, वो वहीं पे जल जाता है। तो वो क्या होता है, तो जिन वायर में अर्थिंग होती है वो झटके मार देते हैं, वो हमें एकदम से दूर फेंक देंगे, लेकिन जिन वायर में अर्थिंग नहीं होती उनमें क्या होता है, वो पकड़ के रखते हैं, ठीक है। तो कूलर हमें कभी भी पकड़ के नहीं रखेगा, वो कूलर एकदम से हमें बहुत जोर का झटका मारेगा। वो क्यों मारता है? क्योंकि उसमें अर्थिंग होती है, इसलिए हमारी जान बच जाती है। तो जिन अप्लायंस में ज्यादा करंट की जरूरत होती है उनमें 3 पिन की भी जरूरत होती है, ताकि हमें करंट ना लगे। और वो जो एक्स्ट्रा पिन होती है वो आपके अर्थिंग वाले वायर की होती है, ताकि जो एक्स्ट्रा करंट है वो हमें लगने की बजाय वो सीधा धरती में चला जाए और हमारी जो जान है वो बच जाए। क्लियर है एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, चलो। तो इस लड़की ने क्या आंसर दिया? जब इस लड़की से ये क्वेश्चन पूछा गया कि कुछ अप्लायंस में 3 पिन होती है, कुछ अप्लायंस में आपकी 2 पिन होती है, तो इस लड़की ने क्या आंसर दिया? तो इसने ये बोला कि जो 3 पिन यूज होती है ना, वो आपके वायर्स की हीटिंग को कम करने के लिए यूज होती है। तो क्या इसने सही आंसर दिया? नहीं ना, जो तीसरी पिन यूज होती है वो अर्थिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। तो इस लड़की ने जो आंसर दिया वो गलत दिया है। तो आपका पहला पार्ट में आपसे पूछा गया है कि इस लड़की ने जो आंसर दिया है क्या वो सही है? नहीं, इसने जो आंसर दिया है वो गलत दिया है, क्योंकि जो तीसरी पिन है उसका हीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। उस तीसरी पिन का जो लेना देना है वो आपके अर्थिंग से। क्लियर है एवरीवन? ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है, पूछा गया आपसे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए फ्यूज इन ए डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक का मतलब होता है हमारे घर में जो सर्किट होते हैं, हमारे घर में जो बिजली का हिसाब किताब होता है, उसमें आपने देखा होगा एक फ्यूज यूज होता है, राइट। तो वो फ्यूज का क्या फंक्शन है, वो हम क्यों यूज करते हैं, वो आपको बताना है। तो देखो यार, जो फ्यूज की शेप होती है ना, वो मैं बताता हूं। एक छोटा सा कांच का ऐसा डिवाइस होता है और इसके अंदर से आपका एक पतला सा वायर कनेक्ट होता है ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये जो फ्यूज है ये बहुत काम की चीज है। मान लो जैसे आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल टीवी चला रखा है, ठीक है, और यहां से आपके घर में बिजली आ रही है और पीछे से एकदम से बहुत ज्यादा जोर की बिजली आ गई, और मान लो आपका फ्यूज नहीं है, ठीक है, सीधा ये वायर डायरेक्ट आपका टीवी से कनेक्टेड है। तो क्या होगा, एकदम से बहुत ज्यादा बिजली जब आएगी तो सीधी सारी बिजली टीवी के अंदर जाएगी और टीवी तो फूक जाएगा। और मान लो हमारा टीवी जो है वो 30,000 रुपए का है, तो हमारे 30,000 रुपए तो बर्बाद हो गए ना। समझ में आई बात? लेकिन हमारा टीवी बर्बाद ना हो, हमारा टीवी जो है वो बच जाए, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं फ्यूज। अब फ्यूज के अंदर जो ये पतला सा वायर होता है, जो फ्यूज का वायर है ना, देखो फ्यूज के अंदर खुद का एक पतला सा वायर होता है, ठीक है। तो फ्यूज का जो वायर होता है ना, एक ऐसा वायर होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। यानी कि अगर इस वायर में से जब भी बहुत ज्यादा करंट पास होगा, ये जो वायर है ये क्या हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, और बीच में से एकदम से अगर वायर टूटेगा तो टीवी तक तो करंट पहुंच ही नहीं पाएगा।
तो टीवी जो है हमारा सही सलामत बच जाएगा। लेकिन हमारा जो फ्यूज है वो अपनी कुर्बानी देके उसने हमारा 30,000 रुपए का टीवी बचा दिया। तो फ्यूज मान लो 10 रुपए का आता है, तो 10 रुपए का नुकसान हुआ ना, बस हमारा 30,000 रुपए का नुकसान तो बच गया ना। तो फ्यूज का क्या फंक्शन होता है, अगर पीछे से बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो आगे जो हमारे घर के जितने भी डिवाइस है उनको नुकसान ना हो, इसीलिए बेचारा क्या करता है, अपने वायर को बीच में से तोड़ देता है। और ये वायर क्यों टूट जाता है, क्योंकि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। इसीलिए अगर थोड़ा सा भी करंट एक्स्ट्रा होगा तो ये वायर अपने आप मेल्ट हो जाएगा और टूट जाएगा। क्लियर एवरीवन? तो फ्यूज का क्या फंक्शन है कि वो अपना वायर तोड़ देता है ताकि जो करंट है वो बाकी डिवाइसेस तक ना पहुंचे। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? तो आपको ऐसा कभी भी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त या कोई ऐसा इंसान मिला है जो आपका नुकसान नहीं होने देगा, चाहे उसका खुद का नुकसान हो जाए लेकिन आपका नुकसान नहीं होने देगा? ऐसा कोई इंसान मिला है आपको आपकी लाइफ में? अगर मिला है तो प्लीज यार कमेंट करके बताना, ठीक है? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान से देखो, ये आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हो आपको एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर आपके पास एक लेंस है और ये जो लेंस है ये किस शेप का है, जल्दी से बताओ। लेंस को देखते ही पता चल जानी चाहिए आपको शेप। देखो आपके दो टाइप के लेंस होते हैं, एक आपका इस शेप का होता है और दूसरा आपका इस शेप का होता है। तो ये वाला जो लेंस है ये इस शेप का है और ये वाले जो लेंस होते हैं इनको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द अबव इमेज शोज ए थिन लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 मीटर। आपको ये जो लेंस दे रखा है इसकी फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 5 मीटर है। क्लियर एवरीवन? और आपको पहले पार्ट में क्या बताना है, आपको बताना है कि ये जो लेंस है ये किस टाइप का है। तो आपको ऑब्वियस सी बात है, देख के ही पता चल रहा है कि जो लेंस है ये आपका कैसा है, कन्वेक्स है। क्लियर एवरीवन? तो देख के पता चल जाना चाहिए कि भाई ये जो लेंस है ये किस टाइप का है, ये कन्वेक्स लेंस है। चलो अगला पार्ट देखते हैं। इफ ए रियल इन्वर्टेड इमेज इज टू बी फॉर्म्ड बाय दिस लेंस एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। ओके, तो इस लेंस में ना क्या किया गया, एक ऑब्जेक्ट इसके सामने रखा गया। हमें ये नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कितना दूर है इस लेंस से, लेकिन इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। हमें ये पता है कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहां पे बन रही है, 7 मीटर दूर बन रही है। ठीक है, आपको देखो इस लेंस की फोकल लेंथ दे रखी है, आपको इमेज का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है और आपको निकालना क्या है, आपको ये निकालना है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे रखा हुआ है। यानी कि ऑब्जेक्ट का और लेंस का जो डिस्टेंस है ये कहां पे, कितना दूर है। ठीक है, समझ में आई बात? ये आपको निकालना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, आपको फोकल लेंथ दे रखी है 5 मीटर। ठीक है, ठीक है, लेंस की फोकल लेंथ आपको दे रखी है ना 5 मीटर। ओके, आपको इमेज का डिस्टेंस दे रखा है जो कि 7 मीटर है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि आपको यू निकालना है। तो कैसे निकालोगे यू, देखो लेंस की बात हो रही है तो क्या यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला होता है आपका 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये आपका लेंस फॉर्मूला होता है। तो आप इस लेंस फॉर्मूला के अंदर डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 1/f, f कितना है आपका 5 है, 5 इज इक्वल टू 1/v, v कितना है 7 है, माइनस 1/u, u आपको निकालना है। तो सिंपल आप सोल्व कर सकते हो या मैं करके दिखाऊं, तो चलो थोड़ा बहुत मैं सोल्व कर देता हूं। तो 1/u इज इक्वल टू 1/7 माइनस 1/5। तो आप u निकाल लेना, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा आपका 35, यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 7, तो ये आ गया -2/35। तो ये आपका 35 माइनस 35/2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका u, आ गया आपका गाइस u आपका आ गया -17.5 मीटर। यानी कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये लेंस से लेफ्ट साइड 17.5 मीटर रखा होगा। इस माइनस साइन से हमें ये पता चलता है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका लेंस के लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। ठीक है, अब देखो जो इमेज है वो +7 थी, यानी कि जो इमेज है वो इस लेंस के राइट साइड बनेगी। लेंस के राइट साइड वाली चीजें जो है वो पॉजिटिव होती है और लेंस के लेफ्ट वाली चीजें जो है वो नेगेटिव होती है। तो अगर आपका यू नेगेटिव आया है यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका लेफ्ट साइड रखा हुआ है। और कितना लेफ्ट साइड रखा हुआ है, 17.5 मीटर। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलो अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में देखो क्या बोला गया है, ड्रॉ ए नीटली लेबल्ड डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्मेशन मेंशन इन सेकंड पार्ट। बहुत इजी से क्वेश्चन है। देखो आपको क्या करना है, आपको ना ये जो सेकंड पार्ट है इस सेकंड पार्ट को देख के समझ के आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। बहुत ही सिंपल सा है। देखो आपका ये लेंस है, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और इसका फोकस है मान लो यहाँ पे, और जो फोकस है ये यहाँ पे F लिख देते हैं। और ये जो फोकस है ये आपका ऑब्वियस ही बात है 5 मीटर दूर है। कितना दूर है, 5 मीटर दूर है, क्योंकि इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी 5 मीटर दे रखी है, इसलिए जो आपका F है वो लेंस से लेफ्ट साइड 5 मीटर दूर होगा। ठीक है, अब
इसका राइट साइड में भी एक फोकस होगा, और जो आपका इमेज है वो कहां बन रहा है 7 मीटर, राइट, यानी कि राइट साइड में भी जो फोकल लेंथ है वो भी 5 मीटर, और आपको ये बताया गया है कि आपकी जो इमेज है वो आपके 7 मीटर दूर बन रही है, और ओबेसी बात है देखो +7 है, यानी कि जो इमेज है वो राइट साइड में 7 मीटर दूर बनेगी, यानी कि ये जो इमेज है ये आपकी 7 मीटर दूर बनेगी और यहाँ पे नीचे की तरफ बनेगी। क्लियर एवरीवन, समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखो, अब आपका यू कितना आया है, यू आपका हमने अभी देखो सेकंड पार्ट में निकाला -17.5 मीटर आपका यू है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, अब देखो ये फोकस है, ठीक है, अब इसका कोई ना कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा, और आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकस का डबल होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, तो आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका 10 मीटर की दूरी पे है। क्लियर एवरीवन, क्योंकि फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। तो अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होगा, जल्दी बताओ। तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो 17.5 मीटर दूर है ना, यानी कि 10 मीटर से भी दूर होगा, तो मान लेते हैं जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पे होगा, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट का यहाँ से लेंस से लेके डिस्टेंस जो है वो आपका 17.5 मीटर होगा। माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस बस ये बताता है कि लेंस के लेफ्ट साइड में। क्लियर एवरीवन, समझ में आया बात? कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है। और आप चाहो तो इसका जो रे डायग्राम है वो भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, बाकी बोला नहीं है रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, लेकिन आप ड्रॉ करना चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो, बस आपको लाइनें तो मिलानी है और कुछ तो करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो लाइन इसका जो रे डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हो। मैं इन चीज़ों को इरेज कर देता हूँ, चलो मैं ड्रॉ करके दिखाई देता हूँ आपको, ठीक है। तो एक लाइट रे आपकी ऐसे जाएगी, ठीक है, और ये आपकी फोकस से पास होते हुए यहाँ पे ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, क्योंकि फोकस से तो पास होगी ना, क्योंकि पैरेलल लाइट रे है, ठीक है, तो फोकस से पास हो जाएगी। एंड दूसरी लाइट रे को आप कहाँ से पास करोगे, चलो कहीं से भी पास कर सकते हो, आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कर सकते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करोगे तो ये यहाँ से ऐसे निकलेगी। क्लियर एवरीवन, देखो लाइट रे सीधी नहीं बनाई है मैंने, ऑब्वियस सी बात है, मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर आप नोटबुक पे जब स्केल से ड्रॉ करोगे तो आपकी जो लाइट रे है वो बिल्कुल सीधी बनेंगी। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, ये वाला जो क्वेश्चन है ये पिछले वाले का सेकंड पार्ट है, ठीक है, यानी कि चॉइस थी इस क्वेश्चन के अंदर भी, तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्या बोला गया है, ए 10 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल इज प्लेस्ड 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर की बात हो रही है, तो कनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा कनकेव मिरर है, और कनकेव मिरर के अंदर क्या क्या दे रखा है, जो आपकी पेंसिल है उसकी हाइट दे रखी है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और साथ में आपकी जो पेंसिल है वो आपके कनकेव मिरर से 5 सेंटीमीटर दूर है। ऑब्वियसली बात है कनकेव मिरर से लेफ्ट साइड में आपका ऑब्जेक्ट आएगा, यानी कि आपका जो यू है वो आपका -5 हो जाएगा, -5 सेंटीमीटर, और साथ में आपको देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा जो कि कितना है 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 40 सेंटीमीटर है। एक बात का जरूर ध्यान रखना, कनकेव मिरर है इसलिए आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आपका -40 लिखा जाएगा, ठीक है, ये गलती बहुत सारे बच्चे करेंगे, डायरेक्ट है ना आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो +40 लिख देंगे, गलत है, ये बात ध्यान रखना। कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के अंदर जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो माइनस में होता है, ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका -40 हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो यार आपके पास आर दे रखा है, आप आर से इजीली एफ निकाल सकते हो, यानी कि जो फोकल लेंथ है वो निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने देखो आपको बताया है कि आपकी जो फोकल लेंथ होती है वो आपकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ होती है, यानी कि आप क्या करोगे, आपकी जो फोकल लेंथ है वो r/2 होती है, और r आपका कितना है -40, तो आपकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, -20 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन, आपके पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, आपके पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड आपकी जो फोकल लेंथ है वो आपके पास है। तो पहले पार्ट में देखते हैं निकालना क्या है, तो पहले पार्ट में आपको पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे निकालेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि आपको v निकालना है, तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। थोड़ा सा नोटिस करो, मिरर लिखा हुआ है, यानी कि हम क्या करेंगे, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f = 1/u + 1/v। क्लियर एवरीवन, एक सेकंड यार मैं गेट बंद कर देता हूँ, वरना आपको ना बैकग्राउंड नॉइस आता रहेगा। एक्चुअली आज संडे था ना, तो संडे वाले दिन क्या होता है ऑफिस बंद होता है, लेकिन मैं फिर भी देखो तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करने आ गया। तो कंस्ट्रक्शन वाला जो काम है ना वो संडे वाले दिन चलता है ऑफिस में, ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा नॉइस आ रहा होगा आपको। चलो तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मिरर फॉर्मूला है, तो सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और v आ जाएगा आपका, तो f आपका -20 है = 1/u, u आपका -5 है प्लस v हमें निकालना है। तो आप क्या करोगे, इसको है ना लेफ्ट साइड में भेज दो, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में क्या आएगा, -1/-20
प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, ये चीज आ जाएगी आपकी। बस एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, एलसीएम आपका 20 आ जाएगा और यहाँ पे -1 प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, सिंपल एलसीएम लिया है तो -1 + 4 कितना होता है, ये आपका हो जाएगा +3। तो आप रेसिप्रोकल कर दोगे तो v आपका कितना आ जाएगा 20/3। तो 20/3 कितना होता है जल्दी बताओ, 20/3 तो आपको पता है ना, 6 पॉइंट, जल्दी बताओ 6.67, राइट। तो आपका जो v है वो कितना हो गया गाइस, v आपका जो है वो 6.67 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। तो इस तरीके से यार सिंपल हमने क्या किया, मिरर फॉर्मूला में वैल्यू पुट की, कैलकुलेशन की एंड हमारा जो आंसर है वो आ गया। ठीक है, तो हमारा v जो है यानी कि जो इमेज का डिस्टेंस वो कितना आया 6.67 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ चुका है। चलो इनको मैं इरेज कर देता हूं। अब देखते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेज। देखो आपको ना ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको निकालना क्या है, आपको साइज ऑफ इमेज निकालना है, यानी कि HI निकालना है। बहुत सारी बुक में क्या होगा, आपको ना H डैश एंड H इस तरीके से लिखे मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना। मैंने थोड़ा सिंपल करने के लिए HI एंड HO लिखा है ताकि पता चल जाए कि कौन सी हाइट ऑफ इमेज है, कौन सी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, I फॉर इमेज, O फॉर ऑब्जेक्ट। बाकी आप कंफ्यूज मत होना, आप अपने हिसाब से H डैश और H भी लिख सकते हो, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो HI निकालने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे आपका मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, HI/HO इज इक्वल टू -v/u। ठीक है, ये आपका मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू पुट कर दो, HI आपका कितना है, HI तो हमें निकालना है बेसिकली, HI डिवाइड बाय HO। HO कितना है, आपकी पेंसिल की जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, तो आपका HO 10 हो जाएगा इज इक्वल टू -v। v आपका देखो हमने अभी निकाला तो -6.67 डिवाइड बाय u। u आपका कितना है -5, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका HI जो है वो आपका 66.7/5 ये आ जाएगा। इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर ये आएगा आपका 13.34 सेंटीमीटर। क्लियर एवरीवन। देखो हमने जो पेंसिल ली थी वो 10 सेंटीमीटर की ली थी, लेकिन जो पेंसिल की इमेज बनेगी वो आपकी 13.34 सेंटीमीटर की बनेगी, यानी कि जो इमेज है वो बड़ी बन रही है, यानी कि क्या हो रहा है, मैग्निफिकेशन हो रहा है। राइट, पेंसिल थी छोटी लेकिन जो इमेज है वो बड़ी बनी, यानी कि क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया। क्लियर एवरीवन। तो हमने साइज ऑफ इमेज निकाल दिया जो कि कितना आया है 13.34 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब क्वेश्चन यही रहेगा, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो हमें क्या करना है, ओके हमें इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है। बहुत ही इजी है रे डायग्राम ड्रॉ करना। कैसे रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो एक काम करता हूं मैं, ये जो डाटा है ना हमें इसको ना थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा, तो मैं अरेंज करता हूं डाटा को, मैं ये इरेज कर लेता हूं। तो जो डाटा ना एक काम करता हूं मैं इसको अरेंज करता हूं। HI जो है वो आपका भी 13.34 आया है और जो आपका U है वो आपका -5 आया है एंड जो आपकी फोकल लेंथ है वो आपकी -20 है। क्लियर एवरीवन। ये चीजें हमने अभी तक इस क्वेश्चन से पता करी हैं। अब हम करेंगे रे डायग्राम को ड्रॉ। तो रे डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इजी है। तो हमारे को क्या दे रखा है, कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर ड्रॉ करते हैं एंड ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, तो अब देखो फोकल लेंथ ड्रॉ करते हैं। पहले तो यहाँ पे आपका फोकस मान लेते हैं, तो फोकल लेंथ कितनी है -20, यानी कि यहां से लेके यहां तक 20 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हमारी फोकल लेंथ हो गई और ये हमारा फोकस हो गया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ जो आपकी पेंसिल है वो कहां पे रखी हुई है, तो पेंसिल जो है वो आपकी -5 सेंटीमीटर दूर रखी हुई है। अब देखो फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ऑब्वियस सी बात है फोकस से राइट साइड में होगा, यानी कि मान लेते हैं यहां पे रखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है ये आपका कितना है 5 सेंटीमीटर, और माइनस का मतलब क्या है कि मिरर के लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा हुआ है, आपका कहां पे, पोल एंड फोकस के बीच में। क्लियर एवरीवन, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो एक चीज थोड़ा ध्यान से देखना, अब आपकी जो इमेज है वो कहां बनेगी, इमेज आपकी 6.67 सेंटीमीटर और यहाँ पे प्लस है, यानी कि जो इमेज है वो मिरर के राइट साइड बनेगी। तो इमेज जो है वो मिरर के राइट साइड बनेगी। एक काम करते हैं इसका ना सेंटर ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा सी मान लेते हैं। तो अब इसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। तो एक तो इसके ना पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और कोई भी लाइट रे जब आपकी मिरर से पैरेलली जाके टकराएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो फोकस से पास होगी। ठीक है, अब वो हमें ऐसे लगेगा कि यहां से आ रही है। ठीक है, अपीयर टू मीट। अब एक काम करते हैं, दूसरी लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं।
अब थोड़ा ध्यान से देखना, आप एक चीज नोटिस करोगे, यहाँ पे देखो जो लाइट रे है वो पास में है और धीरे धीरे ये दूर होती जा रही है, यानी कि लेफ्ट साइड तो ये कभी भी टच नहीं करेंगी क्योंकि ये इधर दूर हो रही है, यानी कि ये राइट साइड में टच करेंगी। तो इसको मैं अगर एक्सटेंड करूं तो ये यहाँ पे जाके इस पॉइंट पे जाके दोनों क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, यानी कि जो आपकी इमेज है राइट साइड में बनेगी और बड़ी बनेगी, वो तो हमें पता भी चल गया था ना, आपकी हाइट ऑफ इमेज जो है वो ज्यादा आई थी, यानी कि जो इमेज है वो बड़ी भी बनेगी और जो आपका वी है वो पॉजिटिव आया था, यानी कि वो राइट साइड में बनेगी। क्लियर एवरीवन? और कितना राइट साइड में बनेगी, इसका ये जो डिस्टेंस है आपका 6.67 सेंटीमीटर होगा। क्लियर एवरीवन? तो इस तरीके का जो रे डायग्राम है वो आप पेपर में ड्रॉ करके आ सकते हो। होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, ये आपका सेक्शन ई का क्वेश्चन है और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है। देखो यार, ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं ना, ये ऐसे होते हैं, जब तक आपको पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो समझ नहीं आएगा तब तक आप केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आप केस बेस्ड क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब आपको पूरा जो कंसेप्ट है ना वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। तो अगर आपको पूरे चैप्टर का कंसेप्ट नहीं पता है तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज मेरा जो वन शॉट वीडियो है ना, मेरा प्लीज आप वो जो वन शॉट लेक्चर है उसको देखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा जो चैप्टर है वो ऐसे अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आप मेरा वो वन शॉट लेक्चर जो है वो आप देख सकते हैं, इस चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। तो देखते हैं यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। तो दो लड़कियां हैं, विनीता एंड अहमद, वो क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसके अंदर कुछ आपका इस तरीके का जो डायग्राम है वो बनता है। तो इस क्वेश्चन के पहले पार्ट में देखते हैं क्या बोला गया है कि स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन स्विच ए इज कनेक्टेड टू पोजीशन 2। ओके, देखो हमने क्या किया, ये जो आपका स्विच ए है ना, इसको हमने इस 2 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जब आपका ये स्विच ए पोजीशन 2 से कनेक्ट होगा तो क्या होगा ये आपको बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब देखो यहाँ पे आपको एक लैंप ये दिख रहा होगा, एक लैंप ये दिख रहा होगा, इसका यहाँ पे वायर है। तो देखो आपका जो स्विच है ये इस 3 से तो कनेक्ट ही नहीं हुआ, यानी कि आपके इन 2 लैंप में तो आपका जो करंट है वो जाएगा ही नहीं। आपका जो करंट है वो ऐसे होके इन दोनों से पास होके इधर से होके निकल लेगा, राइट। यानी कि जब आपका जो स्विच ए है, जब आपका सेकंड पोजीशन पे कनेक्ट करेगा, जब हम सेकंड पोजीशन के साथ उसको जोड़ देंगे तो जो आपके ये 4 ओम वाले जो लैंप है इनमें कोई भी करंट पास नहीं करेगा। जो आपका करंट है वो सिर्फ और सिर्फ 12 ओम वाले लैंप के अंदर से पास करेगा। क्लियर एवरीवन? समझ में आया? ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अगर आप स्विच ए को 2 से कनेक्ट करते हो देन योर करंट विल ओनली पास थ्रू 12 ओम वाले लैंप के थ्रू, ठीक है। तो आपका जो करंट है वो सिर्फ 12 ओम वाले से पास होगा, इन 4 ओम वालों से पास नहीं होगा, ठीक है। ये आप चीज इसमें लिख के आ सकते हो। और इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है कि अगर हम स्विच ए को पोजीशन सी से कनेक्ट कर दें, पोजीशन सी देखो, अगर मैं स्विच ए को सी से कनेक्ट करूं तो आपका जो करंट है वो इन 4 ओम वालों से होके ऐसे निकल लेगा, इन विचारों तक तो करंट पहुंचेगा ही नहीं, राइट। तो अगर आप स्विच ए को सी से कनेक्ट करते हो तो आपका जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ 4 ओम वालों से पास होगा, 12 ओम वालों से पास नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो अगर आप पोजीशन 2 पे कनेक्ट करते हो तो 12 ओम वालों से पास होगा, अगर पोजीशन 3 पे कनेक्ट करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आपके 4 ओम वालों से पास होगा, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। तो अब इस क्वेश्चन का ये वाला पार्ट देखते हैं। तो ये देखो इसमें क्या बोला गया है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच लैंप व्हेन लिट। देखो आप मेरे को ये बताओ, ये जो लैंप है ये आपके सीरीज में कनेक्टेड है या फिर आपके पैरेलल में कनेक्टेड है, जल्दी बताओ। तो ऑब्वियस सी बात है, ये आपके जो लैंप है ये पैरेलली कनेक्टेड है। और देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी आपका कॉम्बिनेशन पैरेलल हो ना तो उसमें एक चीज ध्यान रखना कि आपकी जो वोल्टेज है यानी कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो सभी लैंप में सेम रहेगा। और कितना रहेगा? 12 वोल्ट, क्योंकि इतना ही तो दे रखा है, राइट। 12 वोल्ट आपको दे रखा है, यानी कि हर लैंप में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, आपका जो वोल्टेज है वो हर लैंप में कितना जाएगा? 12 वोल्ट। इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट, इसमें भी 12 वोल्ट और इसमें भी 12 वोल्ट। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड होते तो आपको हर लैंप का अलग अलग निकालना पड़ता, लेकिन पैरेलल होने की वजह से आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको पता है जब भी आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट चेंज होता है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, इसीलिए हर लैंप में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहेगा। कितना रहेगा? 12 वोल्टेज। क्लियर एवरीवन? कोई डाउट हो तो बताओ। चलो इसको मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखते हैं, ये वाला, कैलकुलेट द करंट इन ईच 12 ओम लैंप। ओके, अब आपको ना इस 12 ओम वाले लैंप का जो करंट है यानी कि आई जो है वो आपको कैलकुलेट करना है। बहुत इजी है, देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको ओम्स लॉ पता है कि नहीं पता है? आपको ओम्स लॉ पता है ना? ओम्स लॉ में क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर।
तो आपको करंट निकालना है, यानी कि I इज इक्वल टू V बाय R, ये आपको निकालना है, राइट। तो आपको पता है हर लैंप का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि हर लैंप में जो वोल्टेज है वो सबकी क्या है, सेम है, सबकी सेम है। यानी कि कोई भी लैंप ले लो, चाहे 4 ओम वाला ले लो, चाहे 12 ओम वाला ले लो, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सब में सेम है। कितना है, 12। अब आपको यहां पे देखो, अब आपको इस लैंप का करंट निकालना है, यानी कि आप इस लैंप का रेजिस्टेंस यूज करोगे। तो इस लैंप के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, 12 ओम। तो आप R की जगह 12 पुट कर दोगे, 12 से 12 कट गया, तो करंट कितना आ गया, 1 एम्पियर। यानी कि आपका इस लैंप के अंदर से कितना करंट पास होगा, 1 एम्पियर पास होगा। क्लियर एवरीवन, समझ में आया। देखो पोटेंशियल डिफरेंस सभी लैंप का सेम रहेगा क्योंकि सभी पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन करंट में चेंज आएगा। तो करंट निकालने के लिए आप क्या यूज करोगे, ओम्स लॉ यूज करोगे, V बाय R। वोल्टेज सबकी सेम है, 12 वोल्ट इसमें से पास होगा, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी 12 है, तो 12 से 12 कट गया, यानी कि इस लैंप के अंदर से जो करंट पास होगा कितना होगा, 1 एम्पियर। क्लियर एवरीवन, कोई डाउट हो तो बताओ, समझ में आई बात। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। अब की बार आपको ये जो 4 ओम वाले लैंप है ना, ये जो 4 ओम वाले लैंप है, इनका करंट निकालना है। देखो अभी हमने 12 ओम वालों का निकाला, इस लैंप में से 1 एम्पियर का करंट निकलेगा, इस लैंप में से भी आपका 1 एम्पियर का करंट निकलेगा, लेकिन इस बार आपको इन 4 ओम वाले लैंप का जो करंट है वो निकालना है। यानी कि एक काम करते हैं, एक एक करके निकालते हैं, क्योंकि देखो दोनों सेम है, दोनों का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है, इसलिए दोनों के अंदर से इक्वल अमाउंट ऑफ करंट पास होगा। ठीक है, तो निकालते हैं। तो फिर से क्या यूज करेंगे, ओम्स लॉ यूज करेंगे, I इज इक्वल टू V बाय R। तो अब की बार बात हो रही है 4 ओम वाले लैंप की। तो देखो चाहे 4 ओम वाला लैंप हो, चाहे 12 ओम वाला लैंप हो, जो आपका वोल्टेज है वो तो सेम रहेगा, तो वोल्टेज तो 12 ही रहेगा। लेकिन इस बार देखो हम इस 4 ओम वाले लैंप की बात कर रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। तो इस बार हम R की जगह 4 पुट करेंगे, तो कट गया, तो आपका करंट कितना आ गया, 3 एम्पियर। करंट कितना आ गया, 3 एम्पियर। तो यहां से क्या पता चलता है कि अगर आपका रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा होगा। 4 ओम वालों में से आपका 3 एम्पियर का करंट पास हो रहा है, यहाँ पे 12 ओम है, यहां से आपका 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। तो अगर आपका रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट इंक्रीज हो जाता है, और यही तो हमारा ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। राइट, समझ में आया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे और देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है। शो विद कैलकुलेशन विच टाइप ऑफ लैंप। आपके पास 2 लैंप है, 4 ओम वाला लैंप है एंड दूसरा आपका 12 ओम वाला लैंप है। आपको बताना है कि इन दोनों लैंप में से किसकी पावर ज्यादा है। तो पावर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पहले पावर का फॉर्मूला जल्दी से बताओ क्या होता है। पावर का फॉर्मूला होता है आपका V स्क्वायर बाय R। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला जो है वो तो सेम रहेगा ना, तो पावर का फॉर्मूला लगाते हैं। और वोल्टेज देखो दोनों के अंदर सेम थी, मैंने बताया ना, चाहे 4 ओम वाला हो चाहे 12 ओम वाला हो। और देखो दोनों के अंदर है ना आपकी जो वोल्टेज है वो सेम रहेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चीज पैरेलली कनेक्टेड होती है तो वोल्टेज सेम रहती है। तो आपने डायग्राम में देखा होगा, यहाँ पे देखो आपको वोल्टेज कितनी दे रखी है, 12 वोल्ट। चाहे ये वाले लैंप हो चाहे ये वाले हो, वोल्टेज आपकी सेम रहेगी। कितनी रहेगी, 12 वोल्ट। क्लियर एवरीवन। तो आपकी V की जगह कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 का स्क्वायर, क्योंकि वोल्टेज का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइड बाय R। रेजिस्टेंस कितना है, 4 है। तो पावर इसकी कितनी आ जाएगी, 12 का स्क्वायर 1। एक काम करते हैं 12 इंटू 12 लिखते हैं, 144 की जगह डायरेक्ट 12 इंटू 12 लिख देंगे। तो ये 12 3 जा पावर आ गई आपकी, 12 3 जा 36। क्लियर एवरीवन। और पावर किस में मापते हैं, पावर की जो यूनिट होती है वो वोट होती है। तो 36 वोट इज द पावर ऑफ दिस लैंप। इस लैंप की जो पावर है वो आपकी 36 वोट है, 4 ओम वाले की। ठीक है, सिमिलरली अब इसकी निकालते हैं। तो इसमें भी देखो जो आपकी वोल्टेज है वो सेम रहेगी, वोल्टेज आपकी सेम रहेगी, 12 का स्क्वायर यानी कि 12 इंटू 12। और इसका रेजिस्टेंस कितना है, 12। तो 12 से 12 कट गया, तो इसकी जो पावर है वो कितनी आ गई, 12 वोट। क्लियर है एवरीवन। तो इसकी जो पावर है वो 12 वोट है। तो इसकी पावर 36 वोट है, इसकी पावर 12 वोट है। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि आपको कैलकुलेशन करके ये बताना है कि किसकी पावर ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है 4 ओम वाले की जो पावर वो ज्यादा है। क्लियर है एवरीवन। तो आपका इसकी पावर ज्यादा है। क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये जो क्वेश्चन है वो हो गया। तो होप करता हूं यार, देखो पूरा जो सैंपल पेपर था उसके जितने भी फिजिक्स वाले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। होप करता हूं यार आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी। देखो यार बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, लिटरली मतलब आपको इस स्टूडियो का जो टेम्परेचर है वो शायद फील ना हो रहा हो, लेकिन मैं आपको बताऊं तो इस स्टूडियो का करंटली अभी जो टेम्परेचर है वो 55 डिग्री सेल्सियस है। मतलब बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक्चुअली आज संडे है और संडे वाले दिन ऑफिस पूरा बंद होता है, तो ना कोई एसी चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा। मैं मतलब संडे वाले दिन, मतलब आज की सैलरी नहीं मिलेगी मेरे को, ठीक है, तो संडे वाले दिन भी मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं और वो मैं खुद से कर रहा हूं।
ठीक है। तो इतना तो बनता है यार कि प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। देखो यार बहुत मेहनत लगी है, मतलब पूरी जो टी शर्ट है ना वो सच में गीली हो चुकी है पसीने से, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि देखो यार मैंने मेहनत की तो आप लाइक करोगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने पूरी वीडियो को पूरा डिटेल में अच्छे से बनाया है और आपको अच्छे से समझ आया भी होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, कमेंट के अंदर जो आपका डाउट है वो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स है वो इस चैनल पे आने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जाते जाते प्लीज इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये जो सैंपल पेपर है ये आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, ठीक है। तो ये जो सैंपल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को करना होता है, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कर देना, ताकि यार उनको भी है ना ये जो क्वेश्चन है ये पता चल सके। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।